चलिए लेट्स स्टार्ट। तो हम शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स से और हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड अपॉन द रॉड। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, हमें रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला मालूम है, अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास ml² अपॉन 12, और साथ ही साथ हमें उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला अबाउट इट्स वन एंड वो भी मालूम है। अब हम लोग क्या क्या अलग अलग टाइप के उसमें देखेंगे प्रॉब्लम्स। पहले तो एक ऐसा आएगा कि अबाउट एनी रैंडम एक्सिस आपसे पूछेगा कि रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, पता लगाओ। और फिर उसके बाद ऐसा रहेगा कि रॉड के कुछ कॉम्बिनेशंस आएंगे कि रॉड एच के शेप में है, रॉड आई के शेप में है, रॉड प्लस के शेप में है, रॉड एल के शेप में है। तो भाई बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला पूरे सिस्टम का क्या आ रहा है। तो चलो वन बाय वन देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ओके, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड अबाउट an axis passing through midway between center of mass and one end। तो आपको क्या बोला हुआ है यहां पे कि एक रॉड है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है। दरवाजा खोल दे। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड मिडवे बिटवीन इट्स वन एंड। तो ये एक रॉड है, पकड़ लो आप इस तरह से। ओके, ये रॉड का सेंटर ऑफ मास है यहां पे, और ये इसका एक एंड है। ओके, आपको क्या करना है, मान के चलो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से गुजर रहा है ना, एकदम बीचों बीच, सेंटर ऑफ मास के और एंड के बीचों बीच यहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन गुजर रहा है। और आपसे कहा है कि यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करो। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमको इस जगह पे कैलकुलेट करना है। मान लो कि इसको मैं कोई एक नाम देता हूं O करके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट O मुझे कैलकुलेट करना है। कैसे निकालेंगे, देखो बॉडी के किसी भी एक्सिस पर, चाहे वो बॉडी के अंदर हो या चाहे बॉडी के बाहर हो, अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो आप क्या यूज करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस, इजंट इट। तो अब ये देखो, हमको सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला मालूम है, हमें वन एंड का मालूम है, अगर इसका मालूम नहीं है तो हम प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करेंगे। कैसे, तो हम सबसे पहले एक पैरेलल एक्सिस बनाएंगे जो कि सेंटर ऑफ मास से गुजरता है। अगर रॉड इसके अतराफ घूमेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, IC। तो भाई ठीक है, हम जाते हैं सॉल्यूशन में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट O क्या आएगा, IO इज इक्वल्स टू IC प्लस MH²। देयरफॉर IO इज इक्वल्स टू IC, जो कि कितना होता है, ml² अपॉन 12 होता है, प्लस M। H कितना होगा बेटा, H बोले तो क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है, एक्सिस के बीच का। तो ये हो जाएगा L/2, है ना, सॉरी L/4, माय मिस्टेक, L/4, क्योंकि यहां से यहां L/2 होगा, है ना, आधे का भी आधा है ये L/4। तो भैया ये हो जाएगा L/4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ml² अपॉन 12 प्लस ml² अपॉन 16। ओके, फिर क्या हो जाएगा भैया यहां पे, अब देखो मैं अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 48 होता है, और ये इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 48 होगा, है ना। 14 12 4 जा 48 और 16 3 जा वो भी 48 होता है। तो मैं क्या करता हूं, देखो 4 ml² अपॉन 48 प्लस 3 ml² अपॉन 48 इज इक्वल टू 7 ml² अपॉन 48। आया क्या समझ में आपको, है ना, दिस इज इट। तो ये हो गया हमारा रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये वाला आप मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे, फटाफट लिखना भैया, स्पीड बढ़ाना। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड about an axis passing through
1/3 distance from its one end. चलो बी फास्ट. तो इस बार एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से जाएगा? 1/3 डिस्टेंस फ्रॉम इट्स वन एंड. उसके एक एंड से 1/3 डिस्टेंस पे. तो ये है सेंटर ऑफ मास और ये है अभी एनी पॉइंट ओ पकड़ के चल लो. इसके अतराफ रोटेट करा तो आईसी, इसके अतराफ रोटेट करा तो आईओ. ठीक है. थ्रू द 1/3 डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड एज आना चाहिए था. बिटवीन सेंटर एंड इट्स एज फ्रॉम वन एंड. चलो सिबगात अनस. ये L/2 है और ये डिस्टेंस जो h है ये 1/3 ऑफ L/2 है. ये याद रखना. थोड़ा हेल्प कर दिया इसमें आपको मैंने कि देखो h नहीं बोलना चाहिए मुझे, h तो बोलना ही नहीं चाहिए. इसको चलो r बोल देता हूं मैं, है ना. आपका ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, आधे हिस्से का 1/3 डिस्टेंस से गुजरता है. आधे हिस्से का 1/3. तो अब जरा पता लगाओ क्या आएगा. आधे हिस्से का 1/3. ये वर्ड्स पे बहुत ध्यान रखना. ये हाफ हिस्से का 1/3 है, ये कंप्लीट बॉडी का 1/3 है ना. ये बहुत मैटर करता है. ml²/9. अच्छा ठीक है. मुझे एक बात बताओ, ये डिस्टेंस 1/3 है तो हमको ये डिस्टेंस का यूज करना है क्या? नहीं, हमको ये डिस्टेंस चाहिए. तो अब ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? देखो ये पूरे हिस्से का 1/3 है तो बचा कितना? 2/3. तो ये कितना होगा? ये पूरे डिस्टेंस का 2/3 होगा. यानी कि भैया ये h की जो वैल्यू है वो कितनी रहेगी? h इज इक्वल टू 2/3 ऑफ ये कंप्लीट डिस्टेंस यानी कि L/2. फिर 2 और 2 क्या हो गया? कैंसर. h इज इक्वल टू फिर क्या बचेगा? L/3. फिर आप फॉर्मूला यूज करेंगे IO इज इक्वल टू IC प्लस MH². तो IC का तो फॉर्मूला होता है ml²/12 प्लस MH² यानी कि ml²/9. ठीक है ना. तो अब देखो कौन से इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं अपन? 36 में कन्वर्ट कर सकते हैं. इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो. तो 3 ml²/36 प्लस 4 ml²/36. तो ये हो जाएगा 7 ml²/36. Isn't it? बात समझे क्या बेटा? है ना. यहां क्या था कि ये डिस्टेंस 1/3 था. किसका 1/3 था? इस पूरे आधे डिस्टेंस का. तो फिर हमें तो डिस्टेंस कहां से चाहिए होता है? सेंटर ऑफ मास से चाहिए होता है. तो बोले ये कितना होगा? तो बोले अगर ये 1/3 है तो ये 2/3 है. तो 2/3 ऑफ h इज इक्वल टू 2/3 ऑफ दिस कंप्लीट डिस्टेंस यानी 2/3 ऑफ L/2. 2 कैंसल, L/3 है ना.
ओके बेटा, अब यहां मैं एक प्रॉब्लम में दो प्रॉब्लम देने वाला हूं। आपके पास दो यूनिफॉर्म रॉड्स है, एक का मास कैपिटल एम है, एक का मास कैपिटल एल है, और दोनों का मास कैपिटल एम कैपिटल एल रहेगा। और बस इतना है कि जो आपको एक्सिस, जस्ट अ मोमेंट, जो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है एक ऐसी एक्सिस के तरफ कैलकुलेट करना है कि वो एक्सिस ऑफ रोटेशन इन दोनों के सेंटर से कैपिटल एल डिस्टेंस पे आता है, इन दोनों के डिस्टेंस से कैपिटल एल डिस्टेंस पे। ये खुद रॉड की लंबाई कितनी है? कैपिटल एल है। इस खुद रॉड का मास कितना है? कैपिटल एम। वंस अगेन, ये पूरे रॉड की लंबाई कितनी है? कैपिटल एल। और रॉड का मास कितना है? कैपिटल एम। मुझे क्या करना है कि मुझे एक ऐसे एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है जो कि भैया उससे कितनी दूरी पे होगा? कैपिटल एल के डिस्टेंस पे होगा। तो मान लो ये है वो एक्सिस, ओ पॉइंट ये है ना, इस तरह से हमारा बॉडी इसके तरफ ऐसा गोल गोल घूम रहा है। और यहां पर भी बता देता हूं आपको कि देखो ये है वो एक्सिस, हमारा रॉड इसके अतराफ गोल गोल घूमेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड आपको निकालना है। यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कैपिटल एल, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस भी कैपिटल एल। हाँ देख लो इधर, ये रॉड है, ये इसका सेंटर है, ये है उसका एक्सिस जिसके अतराफ वो गोल गोल घूम रहा है। मतलब ऐसा इमेजिन कर लो कि देखो ये रॉड ऐसा हुआ, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा है, और ये ऐसा घूम रहा रॉड। अब आप बोलेंगे सर ये तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है ना, रोटेशन कहां कर रहा? बेटा रोटेशन भी कर रहा। देखो तुमको रॉड का सामने का हिस्सा नजर आ रहा, ब्लैक वाला पोर्शन, व्हाइट वाला पोर्शन मेरी तरफ है। अब जब ये ऐसा आएगा तो अब क्या हुआ? व्हाइट वाला पोर्शन आपकी तरफ आ गया और ब्लैक वाला पोर्शन मेरे तरफ आ गया। मतलब ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के साथ साथ क्या कर रहा है? रोटेशनल पोर्शन भी परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि मून, चांद हमारा है ना, वो भी क्या करता है कि भैया सर्कुलर मोशन के परफॉर्म करने के साथ साथ रोटेशनल मोशन परफॉर्म करता है। आपको एक ही हिस्सा नजर आता ना, चांद का कभी दूसरा साइड देखेगा आपने? आज तक नहीं, हमेशा बोले तो वो रैबिट या डायनासोर जो भी लगता आपको है ना वही नजर आता, उसके अलावा कोई डिजाइन नजर आती नहीं चांद में। वो इस वजह से क्योंकि चांद का पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन और पीरियड ऑफ रोटेशन सेम है ना। जितनी देर में वो एक चक्कर मारेगा गोल अर्थ के तरफ, उतनी देर में वो खुद के तरफ भी चक्कर मारता है वो। इसीलिए हमेशा आपको चांद का सिर्फ एक ही हिस्सा नजर आता है। तो हम क्या देख रहे हैं बेटा? ये ऑब्जेक्ट भले ही सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, मगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के साथ साथ वो क्या कर रहा है? रोटेशन भी परफॉर्म कर रहा है ना। अच्छा, एक फिर अगर हम लोग कहेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट सिर्फ सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे और रोटेशन परफॉर्म ना करे तो वो कैसा दिखेगा? ये ऐसा। देखो आपको सिर्फ ब्लैक वाला हिस्सा नजर आ रहा है, सिर्फ ब्लैक वाला नजर आ रहा ना, ये देखो। तो ये सिर्फ सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ये रोटेशनल मोशन परफॉर्म नहीं कर रहा। मगर अब ये देखो, ये सर्कुलर मोशन भी परफॉर्म कर रहा है, रोटेशनल मोशन भी परफॉर्म कर रहा है। इसी तरह से ये भी हो सकता है, जैसे कि मान लो ये रॉड जो सेकंड सिचुएशन में है, कुछ रॉड का ये हिस्सा तुम्हारे सामने है ना, ये वाला, और फिर वो ऐसा रोटेट कर रहा है। तो अब ये ब्लैक वाला लाइन जो मैंने बनाया था वो कहां आ गया? मेरे सामने आ गया। मतलब रॉड गोल मेरे ये उंगली के तरफ सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के साथ साथ रोटेशनल भी परफॉर्म भी कर रहा है ना। तो भैया वही बात यहां पर होने वाली है। अब एक्सिस जो है बॉडी से बाहर है। मैंने कहा था कोई भी एक्सिस चलती, जरूरी नहीं बॉडी पे होना चाहिए। अब बोले कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। देखो जैसा सबसे पहले मैं इसका सॉल्यूशन लूंगा, है ना, आई ओ इज इक्वल्स टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। अच्छा, आई सी यानी कि भाई एक ऐसी एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से जाती हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? एम एल स्क्वायर अपॉन 12 प्लस एम एच बोले तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? वो एल है, तो एम एल स्क्वायर। फिर उसको कैलकुलेट करो तो कितना हो जाएगा? 13 एम एल स्क्वायर अपॉन 12। कितना हो जाएगा भैया? 13 एम एल स्क्वायर अपॉन 12। क्या किया मैंने यहां पे? एच की जगह ये वैल्यू डाल दिया, है ना, एच की जगह ये वैल्यू डाल दिया। तो एम एल स्क्वायर अपॉन 12 प्लस एम एल स्क्वायर, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया अपन ने, है ना, तो क्या बन गया वो? 13 एम एल स्क्वायर अपॉन 12। अच्छा, इसका कौन बताएगा मुझे? जस्ट एम एल स्क्वायर। और कोई बताएगा? अमजद, मुझे ब्लू इंक चाहिए इसमें।
वो मुझे नहीं मालूम, कोई बताएगा इसका? बिल्कुल सही जवाब है इनका ml स्क्वायर। बोले ये कैसे पॉसिबल है? अच्छा एक बात बता, क्या ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से जाता है? क्या एक्सिस सेंटर ऑफ मास से जाता है? क्या इस एक्सिस को पैरेलल है ना? अब जैसे कि मैंने ये वाला रॉड लिया था, तो मुझे एक बात बताओ, ये रॉड रोटेशन परफॉर्म कर रहा था, सर्कुलर मोशन के साथ साथ रोटेशन परफॉर्म कर रहा था, और जब ये रोटेशन परफॉर्म कर रहा था तो ऐसा रोटेट हो रहा था, और ये रोटेशन, ये एक्सिस कहां से जा रही है? उसकी ओन एक्सिस से जा रही है। याद करो मैंने बताया था कल, लास्ट क्लास की बात है, कि अगर कोई रॉड ऐसा रोटेट करे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता? जीरो आता। उसके सेंटर ऑफ मास पे कितना आता मोमेंट ऑफ इनर्शिया? जीरो। अब रॉड का सेंटर ऑफ मास बोलने का मतलब ये नहीं होता कि भाई ml स्क्वायर अपॉन 12 ही आंसर होगा। हमको थोड़ा सा ना एक नायाब चीज का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, दिमाग का, कि देखो भैया ये जो लाइन है ना, ये सेंटर से जाती है, ये सेंटर से जाती है, और ये लाइन भी सेंटर से जाती है। जैसे रिंग का याद आया कुछ? रिंग का, डिस्क का, वो दो, तुम कहां से देखेंगे, तुम अभी आ रहे, तुम एक्सप्रेशन मत दो, मैं बिचक जा रहा तो अब रिंग का और डिस्क का हमने क्या देखे थे कि रिंग का सेंटर ऑफ मास से मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब ऐसा परपेंडिकुलर जाता है तो फॉर्मूला क्या आता है? mr स्क्वायर। और रिंग में अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से जा रहा मगर उसके प्लेन को कैसा है? पैरेलल है, वो डायमीटर वाला, तो मैंने कहा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? mr स्क्वायर बाय 2। दोनों भी लाइन सेंटर से जा रही थी रिंग के मामले में, है ना? याद देखो, दिखा देता हूं, याद दिला देता है। ये देखो, ये लाइन सेंटर से जा रही ना रिंग के, और ये भी लाइन सेंटर से जा रही, मगर क्या ये दोनों भी कंडीशन एक जैसी है क्या? दोनों सेम कंडीशन है क्या? नहीं, ये एक्सिस परपेंडिकुलर है रिंग के प्लेन को, ये एक्सिस पैरेलल है रिंग के प्लेन को, तो दोनों के लिए फॉर्मूला सेम आएगा क्या? अलग अलग आएगा। इसका फॉर्मूला क्या था? mr स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या था? mr स्क्वायर बाय 2, है ना? और अब मैं कहूंगा कि अब मामला ऐसा है, रॉड ऐसा रोटेट कर रहा, उसकी एक्सिस ऐसी है, तो हमें वो एक्सिस चाहिए जो रॉड के सेंटर से जाए मगर इस एक्सिस को पैरेलल हो। तो आप ये वाली एक्सिस थोड़ी ले सकते, जैसे ये वाली एक्सिस थोड़ी ले सकते, ml स्क्वायर अपॉन 12 वाला फॉर्मूला नहीं ले सकते, क्योंकि भैया हमारी शर्त क्या है? दो शर्त है, एक तो लाइन सेंटर से जाना चाहिए, पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या है थी? कि इसको पैरेलल होना चाहिए वो लाइन। समझ रहे आदमी ना बात? तो भैया अगर मैं इसकी एक्सिस पकड़ता हूं जो इसके सेंटर से जाए और इसको पैरेलल रहे तो वो ऐसी रहेगी, है ना? ऐसा रोटेट होने वाली रहेगी, इसमें से ऐसी जाएगी बीच में से। तो जब रॉड ऐसा रोटेट होते 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 ऐसा जाएगा, तो मुझे बताओ, जब भी रॉड ऐसा खुद की तरफ ऐसा गोल गोल घूमता है तो सेंटर ऑफ मास पे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? जीरो। तो मैं फिर से यहां पर फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा आपका IO इज इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर का। गौर से देखना भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। IO इज इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर का फॉर्मूला फिर से इस्तेमाल करूंगा, फिर मैं बोलूंगा रॉड का IC कितना होगा? आप बोलेंगे रॉड का IC 0, क्योंकि भैया यहां IC जो है उस एक्सिस के अतराफ है जो उसकी लेंथ को पैरेलल है। ये IC अलग है, ये IC अलग है। ये IC में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन ने एक ऐसी एक्सिस के अतराफ निकाले जो उसकी लेंथ को परपेंडिकुलर है, और यहां पर अपन ने IC जो निकाले इस ऐसी एक्सिस के अतराफ निकाले जो उसकी लेंथ को पैरेलल है। तो IC ये 0 हो जाएगा, मगर H थोड़ी 0 होगा। H तो यहां से यहां तक का फासला है ना, तो वो क्या हो जाएगा? ml स्क्वायर। तो ये रहेगा ml स्क्वायर, है ना? ये क्या रहेगा? ml स्क्वायर। तो ये रहेगा 13 ml स्क्वायर अपॉन 12, और ये जस्ट रहेगा ml स्क्वायर। ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो आगे की प्रॉब्लम इजी जाएंगी तुमको, H वाले I वाले ये सब इजी जाएंगे तुमको, अगर ये कंसेप्ट समझ में आया तो। चलो लिख लो।
बेटा बातें नहीं। चलिए, तो अब ये वाला प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। अमजद ब्लैक। तो भैया यहां दो रॉड्स का मुझे फ्यूजन नजर आ रहा है, जंक्शन नजर आ रहा है, ओके। और एक रॉड जिसका मास m लेंथ कैपिटल L, दूसरा रॉड जिसका मास 3m और लेंथ कैपिटल L, सॉरी थ्राइस L, और एक्सिस ऑफ रोटेशन उनके जोड़ से गुजरता है, जंक्शन से। और दूसरी बात, उसकी लेंथ को परपेंडिकुलर है, मतलब ये ऐसा घूमेंगे, ठीक है। ये वाला है जो भी है, IO जो बोलना है बोला। तो यहां फॉर्मूला हमको कैलकुलेट करना है। अब यहां कोई प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस लगाने की कोई जरूरत नहीं। क्या शाह, एक तो दिन आप 2-3 दिन एब्सेंट रहे, पूरा आपने टॉपिक मिस किए। अब चुपचाप यहां ध्यान देने की वजह, अब बातों में बिजी है, सामने वाले को भी उलझा दे रहे बातों में। बता दो जी प्लीज, एक बार बता दो, बात खत्म करो। कितने पेजेस, लाउडली बोल दो, है ना। हो गया, पता चल गए। अब कोई सवाल नहीं पूछना, जो पूछना है मेरे से पूछना, मगर अभी नहीं। हाँ चलो बेटा इधर ध्यान दो। तो भैया हमें अब यहां कोई प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस लगाने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ लगाना है तो एक ही चीज लगाना है, वो है दिमाग। बोले वो क्या, अरे ये जो एक्सिस है दोनों रॉड के कहां से गुजर रही है, बोले बीच में से जंक्शन, अरे दोनों रॉड के एंड से गुजर रही है। ये एक्सिस इस रॉड के एंड पर है ना, और ये एक्सिस इस रॉड के भी एंड पर है, और एंड का फॉर्मूला तो हम जानते हैं। तो मैं बोलूंगा भैया देखो भाई आंसर क्या आने वाला है, ओके। तो भाई देखो, इसको रॉड को 1 नाम दे देते हैं। अरे रॉड को 1 का, कोई A और B नाम दिया हुआ है ना उनका। तो चलो इस रॉड को नाम दे देते हैं A और इस रॉड को नाम दे देंगे B। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम, क्या का बेटा, सिस्टम का, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ A रॉड प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ B रॉड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ A रॉड क्या आएगा, मास ऑफ रॉड और लेंथ ऑफ रॉड का स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ B रॉड क्या आएगा, मास ऑफ रॉड प्लस, सॉरी नॉट प्लस, मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ रॉड का स्क्वायर। ml स्क्वायर प्लस थ्राइस m इंटू 9l स्क्वायर, 3 9 27, ये हो जाएगा 28 ml स्क्वायर, 28 ml स्क्वायर। ओ भाई ml स्क्वायर अपॉन 3 होता ना, कब बोला रे तूने, कुछ बोला भी, ml स्क्वायर अपॉन 3 प्लस थ्राइस m, और ये थ्राइस l का होल स्क्वायर अपॉन 3, ये 3 और 3 हो जाएगा कैंसर। ml स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 9 ml स्क्वायर और 28 ml स्क्वायर अपॉन 3, 28 ml स्क्वायर अपॉन 3। इन प्रीवियस प्रॉब्लम, मतलब ये वाली प्रॉब्लम में जिसमें एक रॉड का मास m और एक लेंथ कैपिटल L, दूसरे रॉड का मास 3m, लेंथ थ्राइस कैपिटल L है, उसमें
In previous problem, find the moment of inertia of the system about center of mass of the first rod. फर्स्ट रॉड के सेंटर ऑफ मास पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा वो कैलकुलेट करके बताओ। देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये है सेंटर ऑफ मास किसका, पहले रॉड का। ये है सेंटर ऑफ मास किसका, दूसरे रॉड का। मगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आपको इस जगह पे, ये पॉइंट पे निकालना है आपको। चलो इस पॉइंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को नाम दे दूंगा मैं IO। हम जानते हैं कि ये रॉड, इसका मास m, लेंथ कैपिटल L है। ये रॉड, इसका मास थ्राइस m, लेंथ 3 टाइम्स ऑफ कैपिटल L है। चलो भाई देखते हैं। देखो इस रॉड के लिए तो सब चंगा सी, क्यों कि एक्सेस तो उसकी बॉडी पे से गुजर रहा है तो और वो भी सेंटर से गुजर रहा है। तो अगर इस रॉड का नाम, जैसे कि मैं जानता हूं कि A है और इस रॉड का नाम B है, तो मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अगर मैं बोलूंगा तो क्या आएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम बोले तो क्या बोले, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड A प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड B। बोले इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, ऐड करो, पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा। बोले कहां निकालना है, उसने बोला एक ऐसे एक्सिस पे जो कहां से गुजरे, सेंटर ऑफ मास से। किसके सेंटर ऑफ मास से, रॉड के सेंटर ऑफ मास से, फर्स्ट रॉड के सेंटर ऑफ मास से, है ना, ये वाला रॉड के सेंटर ऑफ मास से गुजरे वहां पे। अच्छा बोले ठीक है, मतलब मेन ये टारगेट है हमारा, है ना, ये इस जगह एक्सिस ऑफ रोटेशन ये दिया हुआ है, ये नहीं भी ध्यान दिए तो अभी का चलता। बोले हमको इस जगह पे पूरी बॉडी का, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। बोली बहुत अच्छी बात है कि क्योंकि ये जो एक्सिस है इस रॉड के सेंटर ऑफ मास से गुजर रहा, तो उसको तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ml²/12। तो मैं यहां थोड़ा सेपरेट में लिखता हूं, देख भाई IA का तो टेंशन ही नहीं है, उसका फॉर्मूला तो आएगा ml²/12, क्योंकि ये एक्सिस उसके सेंटर ऑफ मास से गुजर रही है। दूसरा IB क्या है, हाँ IB को थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्सिस इस रॉड के ना ही सेंटर से है ना ही वन एंड से है, क्योंकि मेरे को दो फॉर्मूला मालूम है, एक उसका सेंटर का और एक वन एंड का। ना उसके सेंटर से है वो, ना उसके वन एंड पे है, वो एक एनी अदर एक्सिस है। अगर बात ऐसी है तो फिर मुझे क्या लगाना पड़ेगा, प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस। अरे बोले फिर कैसा, तो बोले फिर उसके लिए प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा, IC + MH²। IC किसका, इसका। अच्छा ये IC बोले तो क्या, ये इसको जो पैरेलल एक्सिस आएगी इसकी लेंथ को कैसी रहेगी, परपेंडिकुलर। IC बोले तो पहले देखना पड़ता कौन सा IC है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास में रॉड ऐसा भी घूमता है ना, और ऐसा भी घूमता। अच्छा एक बात बता, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन तुमको क्या लगता है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को पैरेलल है या नहीं है। पहला सवाल, क्या ये एक्सिस और ये एक्सिस पैरेलल है पक्का। अच्छा ठीक है, अब ये एक्सिस इसके लेंथ को पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है ना। अपने से जब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व करो तो दो सवाल करना, क्या ये लाइन मैंने जो ड्रॉ किया क्या इसको पैरेलल है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, आप सही रास्ते पे जा रहे हो, और अगर नहीं है, तुमने आड़ी टेढ़ी कोई और लाइन बना दिया सेंटर से जाती हुई, आपने बोले सर ये देखो ये बनाया मैंने लाइन, ये सेंटर से जा रही है ना, तो भैया तुमने अगर ऐसी लाइन बनाए और प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाए, मैं 2 कान के नीचे दूंगा लगा के, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है क्या भाई, नहीं है। फिर कोई बोलेगा सर ये वाली लाइन बनाया मैंने, ये देखो सर ये सेंटर से जा रहा है ना, तो और खाएगा। क्यों, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल नहीं है, मुझे वो चाहिए लाइन जो इसको पैरेलल रहे। तो मैं बोलूंगा अच्छा ये लाइन है, पैरेलल है। तो पहला सवाल खुद से करना कि ये एक्सिस क्या इसके सेंटर से जा रही है और पैरेलल है, हाँ है। दूसरा, अब ये जो लाइन है इसके लेंथ को परपेंडिकुलर है कि पैरेलल है, लेंथ को परपेंडिकुलर। और ऐसे इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, ml²/12। तो इसका सेंटर ऑफ मास पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ml²/12। ओके, और फिर मैं बोलूंगा MH², H की वैल्यू क्या आएगी, H की वैल्यू बोले तो यहां से लेकर यहां तक,
अच्छा ये पूरा रॉड कितने का है, एल का, तो बोले यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, L/2, और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, 3L/2, है ना। अरे भाई पूरा रॉड कितना है, एल का, उसका आधा टुकड़ा कितने का, L/2 का, और ये वाला पूरा रॉड कितने का है, थ्राइस एल का, उसका आधा टुकड़ा कितने का, थ्राइस L/2 का। अब अगर मैं कहूंगा कि ठीक है एच की वैल्यू क्या हुई फिर, L/2 प्लस थ्राइस L/2, तो भैया ये क्या हो जाएगा, 4L/2 यानी कि ट्वाइस एल, 4L/2 यानी कि ट्वाइस एल। तो एच की वैल्यू ट्वाइस एल आई, तो ट्वाइस एल का होल स्क्वायर, तो भैया ml² प्लस 4ml²। अब आगे आपको करना है तो करो, 48 ये हो जाएगा कुछ 49ml²/12, आई थिंक, देखो सही है क्या, चेक करो, m/ml²/12। अरे यार हमेशा भूल जाता कुछ ना कुछ मैं, ये रॉड का मास जो है थ्राइस एम है ना, तो ये रॉड का मास थ्राइस एम है, तो थ्राइस m L², पूरा लंबा जाएगा वो। हम बात कर रहे हैं बी रॉड की ना, तो बी रॉड का मास, बी रॉड का लेंथ अलग है, ml नहीं है, तो भैया मैं थोड़ी देर के लिए रॉड का मास लूंगा थ्राइस m, और बी रॉड का लेंथ कितना है, थ्राइस l का होल स्क्वायर अपॉन 12 प्लस m। हाँ अब बताओ h कितना आ रहा, तो बोले ट्वाइस l, तो ट्वाइस l का होल स्क्वायर। अब देखो 3 1 जा 3 4 जा, और ये हो जाएगा 9, तो 9ml²/4 प्लस ये कितना हो जा रहा, 4ml²। अब ये कितना होगा फिर, 4 4 जा 16, 16 प्लस 9 25। एक बार चेक कर लो रे भाई, फिर भी 25ml²/4 सही आंसर आ रहा क्या। आईसी का फॉर्मूला क्या आएगा, ml²/12, तो वो वाले रॉड का मास थ्राइस m और वो वाले रॉड का लेंथ थ्राइस l अपॉन 12 आ गया। ये 3 1 जा 3 4 जा, और ये हो जाएगा 9ml²/4, और h कितना निकल के आया था, 3L/2 प्लस L/2, तो वो हो जाएगा था 4L/2 यानी कि ट्वाइस l, तो ट्वाइस l का स्क्वायर 4, तो 4ml²। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16, 16 प्लस 9 25, 25ml²/4। आई होप सो दैट्स करेक्ट, लिख लो। कुछ तो गड़बड़ लग रहा है इसमें को, पकड़ो रे भैया, गड़बड़ हो रही यहां पर, क्या गलती हो रही, मेरे को पकड़ में आ गया। चलो बताओ क्या गलती किया मैंने से, बताओ, जो गलती को पकड़ेगा उसको इनाम मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा मगर जो गलती को पकड़ेगा इनाम मिलेगा। देखते हैं कितनी पार की नजर है आपकी, पार, तुमने सुने नहीं क्या, पार की नजर और निर्मा सुपर, बोलो, मैंने तो पकड़ लिया, गलती क्या थी वो बताओ जल्दी, क्या गलत हुआ इसमें, पूरा सोचो अच्छे से, ये यहीं पर है गड़बड़, 3 लाइन के अंदर है गड़बड़। अरे है ना गलती, है ना, मैं तो खुद बोल रहा है गलती इसमें, एच सही है, ये तो 3L/2 हुआ 1.5, और ये आधा 2, ट्वाइस l। क्या गलत हुआ यहां पे, पूरा फॉर्मूले को गौर से एक एक चीज को देखो बारीकी से, क्योंकि अब मैं अभी गलती कर रहा तो तुम भी कर सकते हो गलती, है ना, और उस टाइम तो प्रेशर रहेगा तुम्हारे सर पे, और बहुत चांसेस है ये गलतियां होने की। तो आज तुम मेरी गलती सही तरीके से पकड़ पाओगे, तुम नहीं करोगे वो गलती एग्जाम में।
सोचो, देखो पूरा बारीकी से, 1 2 3, ये 3 लाइन को गौर से देखो और बताओ मैंने क्या गलती किया। एक एक चीज को देखो। फॉर्मूला क्या है था प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस का? IO इज इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर। IC का क्या रहता है फॉर्मूला? मास ऑफ द रॉड, लेंथ ऑफ द रॉड का स्क्वायर अपॉन 12 अबाउट इट्स सेंटर मास। MH स्क्वायर, मास ऑफ द रॉड, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस। चलो 1 मिनट है आपके पास गलती पहचानने के लिए, और अगर नहीं बता पाए तो इनाम कैंसल। नहीं, ये टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखो तीस सेकंड बचे, जल्दी बताओ क्या गलती किया मैंने? क्यों जबरदस्ती 4? लो, कहाँ पे नहीं आएगा? आएगा। कहाँ आएगा? एक मिनट रुको। हाँ, इसका बोल रहे क्या आप? ये वेरी गुड, ये बिल्कुल सही पकड़े इन्होंने। यहां मास, मैंने जब यहां थ्राइस m डाला तो मैंने यहां क्या डाल दिया? m, है ना? यहां पर भी क्या होना चाहिए था? थ्राइस m होना चाहिए था। थ्राइस m इंटू ट्वाइस l का होल स्क्वायर, तो ये हो जाता था 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, ये हो गया 12 ml स्क्वायर। अब 4 12 का कितना होता है? 4 12 का कितना होगा? 48। 48 प्लस 9 कितना होगा? 57। तो 57 ml स्क्वायर अपॉन 4, ऐसा है ना? मैं ये बाद में बताऊंगा कि नाम क्या दे रहा हूं। चलो लिखो फटाफट। हो गया ये? भैया three identical rods, each of mass capital M and length capital L are joined to form an equilateral triangle. Find the moment of inertia about an axis perpendicular to the plane of triangle and passing through first
सेंटर ऑफ ट्रायंगल, सेकंड वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल। दो है इसमें, एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, कमाल के क्वेश्चंस है। इस बार आपका रॉड इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्म में अरेंज है, ओके। और आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एक ऐसे एक्सिस पे जो तीनों भी रॉड्स का जो सिस्टम होगा उसके प्लेन को परपेंडिकुलर होंगे। मगर पहले वाले में एक्सिस जो है ट्रायंगल के सेंटर से गुजरेगा और दूसरे वाले में जो एक्सिस है वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल से गुजरेगा, ट्रायंगल के कोने से गुजरेगा। तो मेन खेल तो देखो, दो चीजें आना चाहिए आपको। पहले तो आपको प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा के आना चाहिए, पहला काम। दूसरा काम, आपको हर एक रॉड का डिस्टेंस बराबर कैलकुलेट करके आना चाहिए। अगर ये दो काम आप कर सकते हैं तो ये आपके लिए आसान है। फिर इधर का हो गया। बी फास्ट। बहुत सारे प्रॉब्लम लेने हैं इसमें, बहुत सारे। आज का तो पूरा उसमें जाएगा पीरियड प्रॉब्लम्स में, शायद अगला भी थोड़ा जाए। तो चलो, पहले इसमें क्या दिया हुआ है कि है तो रॉड्स ट्रायंगल के फॉर्म में, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के फॉर्म में अरेंज्ड है। इस तरह से रॉड्स इक्विलैटरल ट्रायंगल के फॉर्म में अरेंज्ड है। और हमें कहा गया है कि भैया हर एक रॉड का मास m है, कैपिटल M, हर एक रॉड का लेंथ कैपिटल L है, मगर एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल से जा रहा है ऐसा, और इसकी प्लेन को परपेंडिकुलर है। मतलब ऐसा है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा है ना। अब अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा है तो हर एक का डिस्टेंस चाहिए होगा आपको, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से, इसका भी, इसका भी। अब बात ऐसी है बेटा, देखो जो लेंथ या जो लेंथ इस रॉड का, जो मास इस रॉड का, और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन की दूरी इस रॉड से है, वो हर एक रॉड की भी कैसी है, सेम है। बात समझे क्या? जैसे कि मैं बोलूंगा कि ये रॉड का मास m, लेंथ l, ये रॉड का मास m, लेंथ l, ये रॉड का मास m, लेंथ l। इसका जो भी डिस्टेंस होगा, ये यहां से जो भी डिस्टेंस होगा, और इसका यहां से जो भी डिस्टेंस होगा, इसका यहां से जो भी डिस्टेंस होगा, वो तीनों डिस्टेंस कैसे हैं, सेम। मतलब इतना मालूम है कि तीनों रॉड के लिए वैल्यू कैसी आने वाली है, सेम आने वाली है। तो अगर मुझे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो किसी एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम निकाल लो, ये एक्सिस O पर है ना, किसी एक रॉड का निकाल लो और उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको पूरे सिस्टम का मिल जाएगा। तो मैं लिखूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एंटायर सिस्टम, पूरे सिस्टम का क्या आएगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 रॉड। बात समझेंगे बेटा? किसी एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, जो मन करा जिसका निकालना है निकालो, और फिर आप क्या करेंगे, बोले भैया उसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा।
अब इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, ये वाले रॉड का? तो देखो भाई, गौर से देखो, उसको तो बोले फिर आपको प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाना पड़ेगा, IC प्लस MH²। अब देखो ना, सिंपल सी लॉजिकल बात है कि आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा पास हो रहा, ये देखो ऐसा, और ये रॉड ऐसा है। जब ये पूरा ट्राइंगल रोटेट करेगा, देखो ये रॉड ऐसा था, ये जब ऐसा आएगा तो ऐसा आएगा, फिर यूं आएगा, फिर यूं आएगा, फिर यूं आएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये रॉड को मैं ऐसा रोटेट कर रहा हूं, दिखा आपको, है ना? तो ये रॉड ऐसा रोटेट हो रहा है, मतलब एक ऐसी एक्सिस की तरफ जो उसकी लेंथ सेंटर ऑफ मास से जा रही है और उसकी लेंथ को कैसी है, परपेंडिकुलर। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे मालूम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है mL²/12 प्लस m। हाँ, अब मेन तुम्हारा चैलेंज है ये डिस्टेंस निकालना। थोड़े दिन पहले की बात है, अपन ने एक ऐसा प्रॉब्लम किए थे ट्राइंगल वाला, इक्विलैटरल ट्राइंगल वाला, और उसमें वर्टेक्स पे मासेस लगे थे छोटे छोटे, और मैंने कहा था तुमको रॉड में आएगा प्रॉब्लम, रॉड वाला प्रॉब्लम आएगा, और तुमको यहीं से उसको कैलकुलेट करना होगा, है ना? वो आ गया प्रॉब्लम ये वाला कि पिछली बार आपने ये डिस्टेंस निकाले थे, अब हमको ये डिस्टेंस चाहिए। बोले कैसे निकालेंगे? मुझे यकीन है आपको पूरी तरह से याद बिल्कुल भी नहीं होगा वो, है ना? तो बोले भैया ये सेंटर है, थोड़ा सा डॉटेड कर देते रुको, ठीक है, ये आपका सेंटर है, और मान लो ये पूरा हाइट यहां से यहां तक का h होता है, तो ये कितना होता है? तो बोले ये होता है 2/3 ऑफ h, और ये कितना होता है? 1/3 ऑफ h। बोले कैसे निकालेंगे? तो बोले ये ट्राइंगल की साइड कितने की है? तो बोले ट्राइंगल की साइड L की है। ट्राइंगल की साइड कितनी की है? L की है। तो मैं कहूंगा देखो ये एंगल कितने का होता है? बोले 60 डिग्री का। तो साइन 60 इज इक्वल टू क्या रहेगा? ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि h अपॉन L। ये साइन 60 रहेगा, h अपॉन L। तो h की वैल्यू क्या रहेगी बेटा? L मल्टीप्लाई बाय साइन 60। साइन 60 क्या होता है? √3/2, तो √3/2 टाइम्स ऑफ L। बात समझेगा बेटा आप? साइन 60 ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, इस पूरी ऑपोजिट साइड को नाम मैंने क्या दे दिया? h, है ना? हाइपोटेनियस का साइड लेंथ कितना है? L। तो भैया h इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं? L साइन 60। और h बोले तो ये हाइट है, इसको चलो कैपिटल H बोल देता हूँ, क्योंकि यहां पर मैं h कुछ और के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, तो कैपिटल H बोल देता हूं। तो अच्छा ठीक है, ये स्मॉल h कितना होगा? तो फिर यहां जो स्मॉल h है ये 1/3 रहेगा कैपिटल H का। अच्छा ठीक है, 1/3 रहेगा कैपिटल H का, तो कैपिटल H कितना है? तो बोले भैया ये तो √3/2 टाइम्स ऑफ L है, √3/2 टाइम्स ऑफ L। देखो हम जानते हैं कि √x अपॉन x क्या होता है? 1/√x। तो √3/3 क्या होगा? 1/√3, यानी कि ये फॉर्मूला क्या बनेगा? 1/2√3 टाइम्स ऑफ L, है ना? ये फॉर्मूला ऐसा बनेगा 1/2√3 टाइम्स ऑफ L। 9:45 तक क्या जाओ, हाँ मेरे को जाना है बाहर क्योंकि, तो ठीक है 1/2√3 टाइम्स ऑफ L। अब h की वैल्यू 1/2√3 टाइम्स ऑफ L मैं यहां डाल देता हूं, 1/2√3 टाइम्स ऑफ L का होल स्क्वायर, तो mL²/12 प्लस mL²/4, 3 ज़ा 12 अगेन, 2 3 हाँ बराबर, तो ये हो जाएगा 2 mL²/12, यानी ये क्या हो जाएगा? mL²/60। देख रहे वैल्यू बराबर है क्या? h की वैल्यू क्या लिया अपन? L/2√3 ना, L/2√3 का स्क्वायर, तो L²/4, 3 ज़ा 12, तो 2 mL²/6 तो बराबर, तो ये आ रहा भी। चलो देखते हैं फिर। तो ये तो एक रॉड का आया। सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा भैया फिर? तो सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वन रॉड, तो 3 मल्टीप्लाई बाय mL²/6। ये mL²/2 आ रहा है भाई, मैं एक बार चेक कर लूंगा, मेरे को डाउट जा रहा है इसके आंसर्स पे। mL²/2 है क्या आंसर्स का? हाँ बराबर, सही है mL²/2 वही आंसर। तो mL²/2 ये आपका आंसर आएगा रॉड का। आया क्या भाई? है ना? समझे क्या? तो अब ये तो हो गया। अब वर्टेक्स का, मैं वर्टेक्स का डायग्राम बना के दे रहा हूं।
और तुमको चैलेंज देता हूं अभी के अभी मुझे इसको सॉल्व करके दिखाओ क्या आएगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा जा रहा है कोने पे से परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अरे भाई ये चला गया। चलो कम से कम मेथड बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा अब आपको उसके लिए, सेकंड वाले के लिए। किसके? हाँ, तो ये जो है दोनों रॉड के एज पर है, तो इसका फॉर्मूला ml²/3, इसका भी फॉर्मूला ml²/3, बिल्कुल सही है। ये बच गया ना? तीनों का सेम नहीं है इस बार, तीनों का डिस्टेंस सेम है क्या? एक्सिस का नहीं, इन दोनों के लिए सेम है वो, मगर इसके लिए तो अलग है ना? प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाना पड़ेगा। IC + MH², मतलब ये डिस्टेंस IC तो मान लेना ml²/12 प्लस MH² मतलब ये डिस्टेंस का स्क्वायर, और ये डिस्टेंस तो हम लोग ने कैलकुलेट करके बैठे कैपिटल H है ना, जो कि कितना आ रहा है? कैपिटल H कितना है? √3L/2। चलो हो जाओ शुरू, कर सॉल्व, बता मुझे जल्दी से क्या आएगा। नाम दे दो रॉड्स को, ये रॉड को नाम दे दो 1 मान लो, इसको नाम मैं 2 दे देता हूं, इसको नाम मैं 3 दे देता हूं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम क्या रहेगा फिर? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट रॉड प्लस सेकेंड रॉड प्लस थर्ड रॉड। I1 और I2 का तो सेम रहेगा, वो रहेगा ml²/3। I3 की वैल्यू अलग रहेगी, वो रहेगी IC + MH², है ना। IC कितना है? ml²/12 है। और H कितना है? H बोले तो ये वाला डिस्टेंस चाहिए अपने को, यहाँ से यहाँ तक का पूरा, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन इस बार आपका यहाँ पर है और रॉड यहाँ पड़ा हुआ है, तो रॉड के सेंटर से एक्सिस ऑफ रोटेशन की दूरी ये कैपिटल H कितना आ रहा है? वो √3L/2, ये वाला डिस्टेंस लेना पड़ेगा आपको। तो m √3L/2 का होल स्क्वायर, देख रहे भाई क्या आंसर है? I3 = ये हो जाएगा 3ml²/4 और फिर ये हो जाएगा ml²/12। आई थिंक 13 ml² नहीं, 13 नहीं, √3L/2 का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद √3L/2 है ना, तो 3ml²/4। तो ये ऐसा हो जाएगा I3 = ml²/12 प्लस 3ml²/4। अब 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो ml²/12 प्लस 9ml²/12 = 10 ml²/12। ओके, 10 ml²/12। अब ऐसा है कि ये I1 I2 I3 तीनों आ गए अपने पास। I1 और I2 तो ml²/3 है और ये 10 ml²/12 है। करो तो भाई ऐड सिस्टम का निकालो, क्या आएगा फिर? सिस्टम क्या रहेगा फिर? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम, ये 2 ml²/3 है ना, तो 2 ml²/3 प्लस 10 ml²/12, कितना आ रहा आंसर? 4 2 = 8 8 ml²/12, 8 + 10 18 ml²/12। ये दोनों 6 से होते हैं मल्टीप्लाई, 6 3 = 18 और 6 2 = 12, 3 ml²/2 फाइनल आंसर आएगा जो सिस्टम का।
3 ml²/2 आएगा आंसर फाइनल। 3 ml²/2 3 ml²/2 है क्या भैया? हाँ वही है 3 ml²/2। बोल बोल बोल, मेरे को पता है, मैं बता तेरे को कहाँ से आया, कौन कहाँ से टपका, बोल। वही वाला देख, शुरू से बताता तेरे को। अपन बात कर रहे किसकी? तीसरे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कहाँ पर? इस एक्सिस पर। तो कैसे निकालेंगे? प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस, IC प्लस MH², है ना, क्योंकि ये एक्सिस इसकी सेंटर से गुजर रहा नहीं, ना ही उसके एज से गुजर रहा। सेंटर का और एज का फॉर्मूला मेरे को मालूम है, ये तो कहीं तीसरे कोने से गुजर रहा। तो कैसे निकालेंगे? तो प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस, IC प्लस MH²। IC कितना होता है? ml²/12। MH², M क्या है? कैपिटल M है। H कितना है? H बोले तो ये पूरी हाइट लगेगी अपने को, और वो कितना है? √3L/2। अब √3L/2 का स्क्वायर कर तो क्या बनेगा वो? 3L²/4। तो 3L²/4 है ना। अब देख, मैं डिनोमिनेटर कॉमन करने के लिए, अगर मेरे को मालूम है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर तो 12 हो जाएगा, तो मैंने दोनों को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो वो हो गया 9ml²/12। इसके डिनोमिनेटर सेम हो गए, अब ऊपर का ऐड कर दर, तो 10ml²/12। अब तेरे पास काय की वैल्यू आ गई? I3 की। अब तेरे को I1 और I2 तो पहले से मालूम था, ml²/3 है ना, और I3 की वैल्यू क्या आएगी? 10ml²/12। चलो ऐड करो तीनों को, I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 प्लस I2 मिलकर क्या बनेंगे? 2ml²/3 प्लस I3 क्या आएगा? 10ml²/12। अब ऐसा है कि मैं फिर से देखता हूं कि डिनोमिनेटर अलग अलग है, मगर मैं 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं अगर इसको, तो 12 हो जाएगा ये। तो मैं 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 8ml²/12 होगा ये, है ना, 8ml²/12। और जब दिनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया तो ऊपर वालों को आप चुपचाप ऐड कर सकते। तो 8ml² प्लस 10ml² मिला के कितना हुआ? 18ml²/12। 18 भी 6 से डिवाइड होता, 12 भी 6 से डिवाइड होता। 18 को तू जब 6 से डिवाइड करेगा तो क्या बचेगा? 3। 12 को डिवाइड करेगा तो 2, तो क्या बचा? 3ml²/2, है ना। एग्जाम में इतना वो नहीं आएगा, बहुत इजी आएगा तुम्हारे को, बट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, है ना, एंड होप फॉर द बेस्ट। क्वेश्चन लिखना तो हो ही गया होगा। हुआ बेटा? इधर का हो गया था फर्स्ट वाला। Three rods of mass capital M and length capital L are connected symmetrically as shown. Calculate the moment of inertia of system about respective
एक्सिस। ये एक रॉड है, ये दूसरा रॉड है, ये तीसरा रॉड है। तो भैया आपको मल्टीपल एक्सेस देंगे यहां पर हम, जैसे कि एक एक्सेस ये है, ए बी नाम है इसका, एक एक्सेस ये है, इस एक्सेस का नाम सी डी है, और एक एक्सेस ये है, इसका नाम ई एफ है। तो एक प्रॉब्लम में तीन प्रॉब्लम। अगर रॉड जैसे आपको नजर आ रहा है आई के शेप में अरेंज है, तीन रॉड्स यहां पे, आई बोलो एच बोलो, अगर ये पूरा सिस्टम ए बी एक्सिस की तरफ ऐसा गोल गोल घूमता है ना, जैसे कि अगर मैं कहूंगा कि ये बता रहे पेन, एक इस तरह का अरेंजमेंट है आई के जैसा। अब ए बी एक्सिस मतलब यहां से गुजर रही है, तो ये पूरा सिस्टम ऐसा रोटेट कर रहा है। देखो ए बी एक्सिस पे कैसे रोटेट करेगा, गौर से देखो सब लोग, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन बीच में से जा रहा, मतलब इस लाइन के अतराफ वो गोल घूमने वाला है, तो कुछ ये इस तरह से रोटेट करेगा, है ना, ये ऐसा है ना, एक्सिस यहां पर है, तो इस लाइन के अतराफ वो ऐसा रोटेट करेगा। समझ में आ रहा है ना आपको, ये देखो ये इस लाइन के अतराफ ये ऐसा रोटेट करने वाला है ए बी में। अब सी डी बोले तो कैसा, ये जो लाल वाली पेन है उसी की लाइन की तरफ ऐसा गोल घूमेगा, है ना। अच्छा ई एफ बोले तो कैसा, ये ऐसा घूमेगा, मतलब ये अपनी जगह रुके रहेगा, ये तो सिर्फ हल्का हल्का ऐसा रोटेट करेगा यूं, और ये ऐसा घूमेगा, ये है ना। समझ में आ रहा ना सबका सिस्टम कैसा, ये जो पहला ए बी था ऐसा रोटेट कर रहा हो, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर आ रहा है ना। सी डी बोले तो ऐसा रोटेट कर रहा, और ई एफ बोले तो है ना, ये जगह पे घूम रहा, और ये पूरा ऐसा सर्कल चक्कर मार रहा हो, ठीक है ना। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो भाई ये तीनों रॉड्स को एक नाम दे दो तुम। जैसे मान लो कि ये रॉड 1 है, ये रॉड 2 है, और ये रॉड 3 है। तो हम लोग पकड़ते हैं सबसे पहले ए बी एक्सिस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम क्या आएगा, है ना। मैं कहूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट रॉड प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेकेंड रॉड प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थर्ड रॉड। ओके, ए बी एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट रॉड और थर्ड रॉड सेम रहेगा। बोले ऐसे कैसे, इस रॉड का मास m है, लेंथ l है, इस रॉड का डिस्टेंस यहां से सेम आ रहा और ये यहां से वो भी सेम आ रहा। बोले कितना आ रहा, तो बोले यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो आएगा, जिसको स्मॉल h बोलूंगा मैं, वो l/2 आएगा, और यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस आएगा, जिसको स्मॉल h बोलूंगा मैं, वो भी l/2 ही आएगा। ओके, तो भाई ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट ए बी एक्सिस इस तरह से निकालोगे आप, जिसमें I1 और I3 कैसे हैं, सेम है। अब वो कैसे निकालेंगे, अब देखो भाई, आप सोचो, देखो सबसे आसान तो आपके सेकंड रॉड का है अभी फिलहाल। ए बी एक्सिस पे सबसे आसान सेकंड रॉड का। बोले क्यों, क्योंकि सेकंड रॉड के बीचों बीच से गुजर रहा है, सेंटर ऑफ मास से। ये लाइन देखो, ये सेकंड रॉड के सेंटर से गुजर रही है। पहला, क्या ये लाइन इस सेंटर ऑफ मास की, सॉरी, इस रॉड के लेंथ को परपेंडिकुलर है? जी हां, तो उसका फॉर्मूला तो मुझे मालूम है। बोले क्या, बोले I2 इज इक्वल टू यहां पर क्या है, ml²/12। हाँ बोले बिल्कुल सही है, मालूम है। अब रही बात I1 और I3 की, हाँ इसको तो निकालना पड़ेगा। बोले कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये एक्सिस फर्स्ट रॉड के ना ही सेंटर से गुजर रहा है, ना ही उसके एज से गुजर रहा है, ये बाहर कोई तीसरे कोने से गुजर रहा है।
तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा? प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस, परपेंडिकुलर नहीं बेटा, वो लैमिना के लिए होता है, पैरेलल एक्सिस। तो मैं कहूंगा ठीक है, वो फॉर्मूला क्या होता है? IC प्लस MH²। हाँ जी बिल्कुल। मगर जब रॉड, ये ऊपर वाले रॉड पे फोकस करो और मान के चलो ये मेरी फिंगर जो है वो एक्सिस AB है, जब ये रॉड ऐसा घूम रहा था, है ना, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा था, जब ये रॉड सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा था, ऊपर वाला रॉड, तो देखो भाई ये जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा था उसी वक्त ये रोटेशन भी कर रहा था, उसी वक्त ये रोटेशन भी कर रहा था। और रोटेशन करने वाली जो एक्सिस थी, जरा बताएंगे आप मुझे, उसके लेंथ को पैरेलल है या परपेंडिकुलर है? पैरेलल। देखो मैं कैसे घुमा रहा हूं, है ना, अब मैं ऐसा घुमा रहा क्या रॉड को? अगर ऐसा घुमा रहा होता तो एक्सिस इसके लेंथ को परपेंडिकुलर होती है कि नहीं? अगर रॉड ऐसा घूम रहा होता तो एक्सिस इसके लेंथ को परपेंडिकुलर होती। मगर रॉड अगर ऐसा घूम रहा है, जैसा कि मान लो मैं यहां पर बता देता हूं आपको लाइन ड्रॉ करके, कि रॉड जो है आपका अगर ऐसा घूम रहा है तो एक्सिस आपका क्या रहेगा? पैरेलल, है ना। तो मैं यही कह रहा हूं कि देखो ये देखो, इस सामने का रॉड ऐसा था, तुमको ये सामने का हिस्सा नजर आ रहा होगा, ब्लू लाइन। तो जब ये ऐसा जा रहा है तो अब ये ब्लू लाइन मेरी तरफ आ रही है ना, फिर ऊपर गई, फिर ऐसा आई सामने फिर से तुम्हारे, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जब ऐसा चक्कर काट रहा तो इसी तरह ये रोटेट हो रहा है ऐसा, और जब भी रॉड ऐसा रोटेट होता है तो उसके सेंटर ऑफ मास पे एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? 0 होता है ना। अगर ऐसा घूम रहा होता तो सेंटर ऑफ मास पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता? ml²/12। और रॉड अगर ऐसा घूमेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा? 0। तो मैं कहूंगा देख रहे भाई, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट सेंटर ऑफ मास कितना रहेगा? 0। 0 प्लस MH², H बोले तो L/2, ml²/4, है ना। अब ऐसा है कि ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रॉड AB फिर कितना हुआ? I1 की वैल्यू क्या है? तो बोले ml²/4 है। ओके, I2 की वैल्यू क्या है? ये भी ml²/12 है। प्लस I3 की वैल्यू क्या है? तो बोले वो भी ml²/4 है। अच्छा, ये दोनों सेम है तो ऐड हो जाएंगे, ये क्या बनेगा? ml²/2 मिलेगा प्लस ml²/12, ये है ना, दोनों ऐड होके 12 ml²/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 ml²/4 ml²/2। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 6 ml²/12 प्लस ml²/12, तो ये कितना हो जाएगा? 7 ml²/12। ये आंसर हो जाएगा 7 ml²/12। ठीक है, ये बिल्कुल पहला आंसर था। अब रही बात दूसरा एक्सिस कहां से जा रहा? ये बहुत आसान है, इसमें कोई प्रिंसिपल पैरेलल एक्सिस नहीं लगाना पड़ेगा, है ना। दूसरा वाला बहुत आसान है। देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट रॉड अबाउट एक्सिस CD। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट रॉड प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेकंड रॉड प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थर्ड रॉड। अच्छा, एक बात बता, ये जो एक्सिस है फर्स्ट रॉड के सेंटर से जा रही है? हाँ जी। उसके लेंथ को परपेंडिकुलर है? हाँ जी। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ml²/12। अच्छा, सेकंड रॉड के सेंटर से जा रही है? बिल्कुल। क्या उसके लेंथ को परपेंडिकुलर है? नहीं। कैसी जा रही है? पैरेलल। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? 0। क्या इस रॉड के सेंटर से जा रही है? बिल्कुल। क्या उसके लेंथ को पैरेलल है? नहीं, परपेंडिकुलर है। जी हां। तो फिर से फॉर्मूला ml²/12 क्या हो जाएगा फिर? 2 ml²/12 यानी कि ml²/6, है ना। ओके, अब आ गया, ठीक है, ml²/6। अब बचा तीसरा। अब आई आखिरी उसकी EF। तो EF के लिए क्या आएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेकंड रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थर्ड रॉड। अच्छा ठीक है, देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन अब आपकी ऐसी है। ओके, क्या ये फर्स्ट रॉड के सेंटर से जा रही? नहीं रे बाबा, वो सेंटर, वो तो बहुत दूर है फर्स्ट रॉड से। तो बोले अगर वो रॉड के ना ही सेंटर पे है ना ही उसके एज पर है, तो आप क्या करेंगे? आप प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाएंगे। तो बोले ठीक है, I1 कितना आ रहा है?
तो I1 इज इक्वल टू आएगा IC प्लस MH²। देखो भाई गौर से देखो, अब ऐसा है जब ये रॉड घूमेगा ऐसा गोल, सॉरी ये तो जगह पे रहेगा, ये ऐसा घूमेगा तो ये रॉड आपका फिर से ऐसे ही रोटेट कर रहा है अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो IC की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 प्लस MH², यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना आएगा, L है पूरा, तो ML², यानी सिंपली I1 की वैल्यू ML² है। अच्छा I2 की वैल्यू क्या रहेगी, देखो ये जो एक्सिस है इस रॉड के कोने से जा रही है ना, ये जो है एक्सिस इस रॉड के कोने से यानी एज से जा रही है, और उसका फॉर्मूला हमको मालूम है क्या था, ML²/3। अब बात करते हैं तीसरे रॉड की, ये जो एक्सिस है ये तीसरे रॉड के बिल्कुल सेंटर से जा रही है और उसके लेंथ को कैसा है, पैरेलल। अरे भैया ऐसे में तो क्या आंसर आता है, 0। चलो तीनों को पता चल गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट EF कितना हुआ भाई, I1 क्या है ML², I2 क्या है ML²/3 प्लस 0, तो ये हो जाएगा 4ML²/3 एंड दैट्स द आंसर, 4ML²/3। लिख लीजिए। याद से घर जाके हर एक प्रॉब्लम को गौर से देखना है ना, हर एक प्रॉब्लम एकदम क्वालिटी प्रॉब्लम है वो। तुम ये समझ गए अगर सारे के सारे, तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का कुछ भी कर सकते तुम, है ना। क्वेश्चन लिखना हो गया क्या, अब रॉड का आखिरी क्वेश्चन और सबसे ज्यादा ट्विस्टिंग वाला क्वेश्चन है, आएगा तो एग्जैक्ट वही आएगा, उसमें कुछ वो नहीं आएगा, फिर वही तो नहीं बोल सकता मैं, ठीक है, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा क्या आएगा। Find the moment of inertia of thin uniform rod of mass capital M and length capital L about the axis as shown, about the axis as shown। ये होगा ना डायग्राम, किसी का बाकी है, ये रॉड का मास कैपिटल M है, लेंथ कैपिटल L है। कहानी में ट्विस्ट ये है, ना ही वो एक्सिस इस रॉड के लेंथ को पैरेलल है, ना ही वो एक्सिस है ना उसको लेंथ को परपेंडिकुलर है, कुछ अलग ही एंगल दिया हुआ है। से दैट कि ये एंगल है आपका अल्फा। अब क्या होगा, क्योंकि एक तो वो एक्सिस पैरेलल हुआ करती थी या परपेंडिकुलर हुआ करती थी, या तो मामला ही कुछ और है। इसका मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, है ना। और शायद मुझे लगता है उससे एक और जो दूसरा वाला पैटर्न है कि एक्सिस अगेन इसके सेंटर से जाएगा और क्रॉस जाएगा, शायद आप वो मुझे बता दोगे खुद ही कि आंसर ये आएगा करके। इसका एक बार इसका आप देख लोगे तो क्या आंसर आने वाला है। तो
और फिर उसके बाद डायरेक्ट उसका फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, इधर का हो गया। जब भी समझ में ना आए कि बॉडी का मामला ऐसा है, कुछ अलग ही है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम सॉल्व करते हैं इस बॉडी के एक छोटे से हिस्से को पकड़ के। हम बॉडी का एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ेंगे, उसको ट्रीट करेंगे एक पार्टिकल की तरह। हमें मालूम है एक पार्टिकल जब एक्सिस ऑफ रोटेशन के अतराफ गोल गोल घूमता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है। तो देखो इधर ये रॉड ऐसा है, मैंने इस रॉड का एक छोटा सा टुकड़ा कंसीडर किया, छोटा सा टुकड़ा, और इस छोटे से टुकड़े का मास कितना है, dm, और यहां से इसका लेंथ कितना आएगा, dx, है ना। याद है मैंने हमेशा क्या कहा था, 3 बातें निकालना। क्या था? एलिमेंट्री मास, उस एलिमेंट का लेंथ, और डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। अब कौन सा डिस्टेंस पकड़ेंगे? अब ये वाला डिस्टेंस नहीं पकड़ना है, हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस पकड़ना है, ये वाला, है ना, हमको ये चाहिए। मगर फिलहाल मैं इसको बोलूंगा फिलहाल यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना आ रहा है, तो बोले इसको x पकड़ लो और ये r पकड़ लो, r, है ना। ऐसा है किसी भी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, गौर से देखो भाई, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट, अगर ये समझ गया ना तो भैया तुम्हारे को इंटीग्रेशन के बहुत एक प्रॉब्लम आ जाएंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट क्या आएगा, तो di इज इक्वल्स टू मास ऑफ एलिमेंट इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी r का स्क्वायर। बोले ये कैसे आया, हमको नहीं समझा। तो बेटा देखो इधर गौर से समझो, इस छोटी सी बात को समझो आप। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जी हां बिल्कुल है। एक छोटा सा पार्टिकल है जिसका मास कितना है, स्मॉल है, हाँ जी बिल्कुल है। एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका परपेंडिकुलर, ये जरूरी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, r है। तो इस छोटे से पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, छोटे से पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, mr²। याद करो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब अपन ने स्टार्ट किए थे, मैंने क्या बताया था कि किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, हर एक पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप ऐड करते हैं। एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr², याद है, m1r1² m2r प्लस m2r2², है ना, ऐसे किए थे ना अपन ने। तो अगर मैं बोलूं इतने सारे पार्टिकल की वजह सिर्फ एक पार्टिकल है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, तो बोले उस पार्टिकल का मास और उस पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन सा वाला, पर ऐसा वैसा नहीं, कौन सा लगेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब मैं बोलूंगा ऐसे तो ढेरों होंगे इस बॉडी में, तो मैंने एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ा जिसका मास कितना है, dm, और मैंने कहा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, r। तो इस छोटे से टुकड़े का इस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, तो बोलो dm इंटू r²। ये समझा क्या, क्योंकि इस छोटे से टुकड़े का मास क्या है, dm है, इस छोटे से टुकड़े का डिस्टेंस क्या है, r है, तो इसीलिए उसी को मैं फॉलो करते हुए ऐसा लिखूंगा। ये समझा क्या है कि मैंने छोटे से टुकड़े का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख डाला। अच्छा ठीक है, ऐसा dm को क्या लिख सकते हैं, तो dm को मैं लिख सकता हूं m/l इंटू dx, है कि नहीं। dm को क्या लिख सकता हूं, m/l इंटू dx। अब ये शायद मालूम होगा आपको कैसे आया, ये मास पर यूनिट लेंथ इंटू मल्टीप्लाई बाय द लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट, अपन ने कई बार देख चुके हैं। बोले हाँ ठीक है, मगर r कैसे आएगा, क्योंकि अगर मैंने गलती से यहां r ले लिया और मैं अब सोच रहा हूं कि इसके इंटीग्रेट करके निकाल लूंगा, तो गड़बड़ ये है कि डिफरेंशियल x में है और डिस्टेंस r में है, ये गलत हो जाएगा, है ना। तो बोले फिर कैसा करेंगे, देखो भाई ऐसा है, इसको गौर से देखो, हाँ जी देख ली, घूर घूर के देख ली। अब क्या, आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आएगा, है कि नहीं, जिसमें ये वाली साइड कितने की है, अल्फा की। फिर मैं बोलूंगा साइन अल्फा क्या होगा, तो बोले वो तो होगा साइन अल्फा ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, यानी r/x, है ना। देखो नजर आया, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस r/x। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर r इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो बोले x इंटू साइन अल्फा हो जाएगा।
x इंटू क्या आएगा साइन अल्फा। अच्छा ठीक है, डाल दो उसी जगह फिर। तो m अपॉन एल इंटू डी एक्स इंटू आर की जगह एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा हो गया मेरे पास। अब क्या, ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका था, इस छोटे से टुकड़े का था। मेरा मिशन, मेरा टारगेट क्या है कि मुझे पूरे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मैं बोलूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट रॉड क्या रहेगा, तो वो रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस एलिमेंट। अच्छा, अगर मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो कांस्टेंट चीजें बाहर निकल जाएंगी। यहां कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट है, एम है, एल है, साइन स्क्वायर अल्फा है, तो उसको निकालो बाहर, इसका कोई काम नहीं। हाँ जी, चलो बाहर निकाल दिए साइन स्क्वायर अल्फा। अंदर कौन बच गया, एक्स स्क्वायर डी एक्स, और उसका अपन इंटीग्रेशन लेंगे। अच्छा ठीक है, इंटीग्रेशन लेंगे तो उसकी कोई लिमिट होना चाहिए। अगर मुझे बताओ ये टुकड़े को मैं यहां के बजाय यहां ले लूं तो x की वैल्यू क्या रहेगी। ये टुकड़े को यहां के बजाय मैं यहां ले लूं एकदम करीब एक्सिस के, तो ये x की वैल्यू क्या रहेगी, 0। और अगर इस टुकड़े को मैं एकदम आखिरी में टच कर दूं तो x की वैल्यू क्या रहेगी, l। तो मैं बोलूंगा dx की या x की सबसे मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो लिमिट मतलब हमेशा इसकी वैल्यू रहती है कि x की क्या मिनिमम वैल्यू हो सकती है, 0, और क्या हो सकती है मैक्सिमम वैल्यू, l। अच्छा ठीक है, अब इंटीग्रेशन करने पे आप सभी लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का क्या आएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3, और जब लिमिट्स डालूंगा तो वो क्या हो जाएगा, एल क्यूब अपॉन 3। तो फिर ये फॉर्मूला क्या बनेगा, एम एल एम अपॉन एल साइन स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाई बाय एल क्यूब अपॉन 3। अब ये एल गया, ये एक एल स्क्वायर हो गया। तो फिर मैं लिखूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट रॉड इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर अपॉन 3 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स वन एंड, एम एल स्क्वायर अपॉन 3 साइन स्क्वायर अल्फा। अब मुझे आप बताओ, मामला अगर ऐसा होता है ना, तो आप बताओ अब फॉर्मूला क्या होता। मैंने क्या बोला था कि अगर आपको यह मालूम पड़ गया, आप ये भी पता लगा सकते हैं। अरे भाई मुझे एक बात बता, इसके एज से गई ना, एज से गया ना, और एज का फॉर्मूला तुमको मालूम है कि नहीं मालूम है, एम एल स्क्वायर अपॉन 3। सिर्फ एक कहानी में ट्विस्ट क्या आया कि वो एज जो है उसको परपेंडिकुलर नहीं है, एक एंगल अल्फा पे टिल्टेड है, तो उसमें सिर्फ क्या जुड़ गया, ये एंगल का साइन स्क्वायर अल्फा। अब सिचुएशन ये है, अगर सेंटर ऑफ मास से जा रहा है और वो परपेंडिकुलर नहीं, एस टेढ़ा है, तो अब फॉर्मूला क्या आएगा, एम एल स्क्वायर अपॉन 12, सेंटर ऑफ मास का आपने मालूम है एम एल स्क्वायर अपॉन 12, उसमें जुड़ गया साइन स्क्वायर अल्फा, है कि नहीं। ये जनरल बेसिक फॉर्मूला। अब असल में क्या हुआ था, जैसे अगर मान लो इसी पर से मैं ये भी वो वाला ये वाला फॉर्मूला भी बना सकता हूं, इसी पर से ये फॉर्मूले पे से ये वाला फॉर्मूला बना सकता हूं मैं। बोले वो कैसे, बेसिक फॉर्मूला क्या है, एम एल स्क्वायर अपॉन 3 साइन स्क्वायर अल्फा। अब अच्छा एक बात बता, जब ये रॉड ऐसा हट के ऐसा हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन को परपेंडिकुलर हो गया, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। अरे हाँ या ना बोलो, समझ में आ रहा ना। ये ब्लैक वाली पेन एक्सिस है और ये ब्लू वाली पेन रॉड है। अगर ये ऐसा एंगल रहा तो हमको मालूम है फॉर्मूला ये है, मगर मान लो ये सीधा हो गया ऐसा, तो क्या फॉर्मूला रहेगा, एम एल स्क्वायर अपॉन 3 साइन स्क्वायर, ये एंगल कितना है 90। अच्छा साइन 90 कितना होता है 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। तो भैया बचेगा क्या फिर, एम एल स्क्वायर अपॉन 3, वो आंसर जो आप जानते हो। अगेन वैसे ही यहां पर भी देखो, है ना, ये ऐसा है, एक्सिस है, रॉड है, एम एल स्क्वायर अपॉन 12 साइन स्क्वायर अल्फा, आप उसको सीधा कर दो तो एम एल स्क्वायर अपॉन 12 साइन स्क्वायर 90 डिग्री, और साइन 90 क्या होता 1 का स्क्वायर 1, एम एल स्क्वायर अपॉन 12 आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। तो भैया ये याद रखना, मैं अभी नोट करके लिख कर दे देता हूं, है ना, आपने याद रखना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो आप। ये सिर्फ समझाने के लिए, थोड़ा सेटिस्फैक्शन के लिए कि ये कैसे आया, है ना, मगर आप उसको सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूले को याद रखो आप।
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके रख लो। तो ये रॉड का कंप्लीट हुआ। अनफॉर्चुनेटली मैं तो और आगे लेना चाह रहा था, मगर रॉड ही आज पूरा टाइम घेर लिया रॉड ने। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स उसी के आते हैं। रिंग को डिस्क को कंबाइन इतना टाइम नहीं लगेगा, 1 घंटे में और 1 सवा घंटे में वो कंप्लीट हो जाएगा। तो रिमेनिंग पोर्शन के न्यूमेरिकल्स मैं कर लूँगा, क्योंकि अभी अपने को लेना है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, है ना। जो पिछले परसों का था, वो जो कल पे पोस्टपोन हुआ था और कल ऑफ होने की वजह से नहीं हो पाया, वो आज होगा, अभी होगा, इसी वक्त होगा। मैं तो आपकी बात ही नहीं कर रहा। आप आए थे क्या? प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस याद है? बस फिर बस फिर पहली बार सुन रहे ना।